हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मरकमा नेमा है। विक्रमशिला एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विक्रमशिला एकेडमी लेकर आया है एमसीक्यू की एक सीरीज, और इसी सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं यूनिट 10 के बारे में, जिसका संबंध मध्य प्रदेश की जनजातियों से है। और इसका आज सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो ध्यान रखिए, इस लेक्चर में बैगा, सहरिया और भारिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हल का प्रयोग नहीं करती है? ऑप्शन है बैगा जनजाति, गौंड जनजाति, भील जनजाति, सहरिया जनजाति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैगा जनजाति। ध्यान रखिएगा, बैगा जनजाति में हल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बैगा है ना, जो धरती को माता का दर्जा देते हैं, धरती पुत्र कहलाते हैं, इसलिए वो हल नहीं चलाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें कि बैगा के बारे में, तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पे जो जिले हैं, जैसे आपका बालाघाट है, डिंडोरी है ना, उमरिया है ना, शहडोल है ना, इन क्षेत्रों में इसका संकेंद्रण ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत 3 जनजातियां आती हैं। एक होती है बैगा, दूसरा होता है सहरिया और तीसरा होता है भारिया। तो इन तीनों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अन्य विकल्पों में है ना, गौंड जनजाति, ये भी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है ना। भील जनजाति जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जैसे झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, धार है। और सहरिया जनजाति चंबल वाले क्षेत्र में पाई जाती है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर है ना, दतिया, शिवपुरी वाले में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति की उपजातियों में शामिल नहीं है नरोतिया, भरोतिया, बिजवार, पोथरिया। तो क्या आंसर आ जाएगा? है ना, आंसर आ जाएगा डी, पोथरिया जो है, ध्यान रखिएगा, ये कोरकू की उपजाति है ना, कोरकू की उपजाति है। और यदि हम कोरकू की अन्य उपजातियों के बारे में बात करें, है ना, तो ध्यान रखिएगा, रूमा, रूमा, दुलारिया, दुलारिया है ना, बोबई है ना, बोबई है ना, तो ये कोरकू की अन्य है ना उपजातियां हैं। और यदि हम बात करें कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, किन जिलों में है, तो ध्यान रखिएगा, ये बैतूल, बैतूल है ना, सिवनी है ना, इन क्षेत्रों में हरदा है, इन क्षेत्रों में है ना कोरकू जनजाति पाई जाती है। बाकी नरोतिया, भरोतिया, बिजवार है ना, रैमेना, रैमेना, काड़मैना है ना, ये किसकी जनजातियां हैं? ये बैगा की जनजातियां हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, पोडा प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है? ऑप्शन है भील जनजाति, सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति, बैगा जनजाति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, बैगा जनजाति में पोडा प्रथा का प्रचलन है। पोडा प्रथा क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पोडा प्रथा के अंतर्गत बैगा दूसरों से बैल उधार लेते हैं और फसल खेती करते हैं और उपज का आधा भाग उसे दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने बैल दिया था। तो इस प्रथा को पोडा प्रथा कहते हैं, बैगा जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, है ना। ऑप्शन है, साज वृक्ष को पवित्र माना जाता है, गांव का मुखिया मुकद्दम कहलाता है, पोडू नामक कृषि कार्य होता है, बारात की आगवानी पर बिमला नृत्य होता है। तो क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, बिमला नृत्य जो है वो आगवानी पर नहीं होता है, आगवानी पर परध्वनि नृत्य होता है। ध्यान रखिएगा, आगवानी पर कौन सा नृत्य होता है? परध्वनि नृत्य। बिमला जो नृत्य है वो बारात की विदाई के समय किया जाता है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। बाकी बिल्कुल है ना, बैगा में साज वृक्ष को पवित्र माना जाता है ना, गांव का मुखिया जो होता है उसको मुकद्दम कहा जाता है, और पोडू नामक कृषि कार्य यहाँ पर होता है। ध्यान रखिएगा, बैगा चक एक है, बैगा चक है ना, तो ये बैगा चक भी बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पर झूम कृषि प्रचलित थी, इसलिए ये बैगा चक की मान्यता है। आगे बात करते हैं। सही मिलान है, ठाकुर देव ग्राम देवता, बूढ़ा देव प्रमुख देवता, दूल्हा देव बीमारियों के रक्षक, और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठाकुर देव ग्राम भूमि के देवता है, इसलिए बिल्कुल सही है। बूढ़ा देव प्रमुख देवता माने जाते हैं, दूल्हा देव बीमारियों के रक्षक माने जाते हैं। बैगा जनजाति में है ना, बैगा जनजाति में तीनों ही देवताओं का महत्व है और तीनों सही सुमेलित हैं। आगे बात करते हैं। नारायण देव की पूजा से संबंधित लाडू काज त्योहार
किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है कोल जनजाति, कोरकू जनजाति, भारिया जनजाति, बैगा जनजाति। आंसर हो जाएगा डी, बैगा जनजाति में लाडू काज त्योहार नारायण गुरु है ना की पूजा से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा इसमें सुअर की बलि दी जाती है ना, सुअर की बलि दी जाती है ना। ये बैगाओं में बड़ी सम्मान के साथ पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सही मिलान नहीं है। नोहे डोरा आभूषण सजन का काष्ठ शिल्प कला सुपा तुमा जादू टोना कुकड़ा पाठ बच्चों का खेल। तो क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा ए, नोहे डोरा। ध्यान रखिएगा नोहे डोरा भित्ति चित्रकला होती है ना, दीवारों पर है ना। तो बैगा जनजाति के घरों की दीवारों पर है ना भित्ति चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं नोहे डोरा। ठीक है, सजन बिल्कुल काष्ठ है, सुपा तुमा जादू टोना होता है और कुकड़ा पाठी बच्चों का खेल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। व्याघ्र या शेर को अपना भाई मानते हैं। कुटकी काटते समय बघेश्वर देव की पूजा की जाती है। बंजारित माई को वन की देवी कहा जाता है। नारायण देव को सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। क्या सही नहीं है ना? तो ध्यान रखिएगा प्रश्न असत्य पूछा जाएगा। क्या असत्य कथन है? तो आंसर हो जाएगा डी, नारायण देव को सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। ये गलत है। ध्यान रखिएगा बैगाओं में सृष्टि का निर्माता ठाकुर देव को कहा जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा है ना, देवताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है ना। जो बैगा जनजाति में प्रमुख देवता है तो ठाकुर देव इनको ग्राम या भूमि का देवता कहा जाता है ना, सृष्टि का निर्माता कहा जाता है और इनकी पूजा हर 3 वर्ष में की जाती है और इन्हें सफेद बकरी की बलि दी जाती है, ऐसी मान्यता है। दूसरे प्रमुख देवता है नारायण देव, ये कुल देवता कहलाते हैं, इन्हें सूअर की बलि दी जाती है और 3 वर्ष, 7 वर्ष और 12 वर्ष में इनकी पूजा होती है। बगेश्वर देव एक अन्य देवता है, ये आदि देव कहे जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। बैगा जनजाति के आदि देव कौन है? तो बगेश्वर देव को कहा जाता है और ये खेती जिसे बेबार भी कहा जाता है ना कि देवता माने जाते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। खेरमाई है ना महारिन देवी है, गांव की बीमारी से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। और बंजारिन माई है ना वन देवी कहा जाता है, जंगली जानवरों से ये रक्षा करती है, ऐसी बैगाओं में मान्यता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति द्वारा आदि पुरुष नागा बैगा है ना की स्मृति में मनाया जाने वाला रस नवा या जिसको रंगतोना त्योहार भी कहा जाता है, किस जिले में मुख्य रूप से मनाया जाता है? उमरिया, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, मंडला जिले में रसनवा या रतौना त्योहार है मनाया जाता है मुख्य रूप से। ध्यान रखिएगा इसको शहद त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहद त्योहार भी हम इसे कहते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा पुरुष कभी कभी अपने हाथ के पीछे कौन सा टैटू खुदवाते हैं? सूर्य, तारा, चंद्रमा, पेड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा का टैटू है ना खुदवाते हैं। ध्यान रखिएगा बैगा जनजाति है ना गुदना प्रिय जनजाति मानी जाती है। शरीर के अलग अलग भागों में है ना ये किसी ना किसी चीज का चित्र बनवाते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा की मुक्ति हेतु मरने वाले व्यक्ति के मुंह में सोने या चांदी का सिक्का दही लगाकर रखा जाता है, इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? सामरा, मांदी, नहावन, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये प्रथा क्या कहलाती है? सामरा कहलाती है, ये बैगा जनजाति में प्रचलित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है एक नहावन प्रथा भी होती है, इसके अंतर्गत जो मृतक व्यक्ति के अंतिम क्रियाकर्म में नगाड़ा बजाया जाना आवश्यक माना जाता है ना। और एक मादी प्रथा भी होती है जिसमें मृत्यु क्रिया संस्कार पर पंचों की बैठक का आयोजन होता है, पंच डिसाइड करते हैं कि मृतक संस्कार किस प्रकार से होगा है ना। तो नहावन प्रथा, मादी प्रथा है ना ध्यान रखिएगा बैगा जनजाति में प्रचलित है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति को किन नामों से भी जाना जाता है? बिछावर या धरती पुत्र, प्रकृति पुत्र, बेबाद, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ध्यान रखिएगा बैगा जनजाति के लिए ये तीनों ही नाम है ना प्रसिद्ध हैं, तीनों ही नामों से बैगा जनजाति को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति को किन नाम से संबोधित किया है? आदि स्वामी, जादूगर, वैद्य है ना उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर डी है ना। बैरियर एल्विन ने इन्हीं तीनों नामों से बैगा जनजाति को संबोधित किया है। अगर हम बात करें बैरियर एल्विन की तो ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश हैं है ना, ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश हैं, ये भारत आते हैं है ना और भारत में आकर मध्य प्रदेश में है ना मुख्य रूप से है ना एक गौंड और बैगा है ना जनजाति का अध्ययन करते हैं, गौंड और बैगा जनजाति के साथ है ना रहते भी हैं, उनकी संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी
है ना, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वहां पे भी गए हैं, वहां की आदिवासी जनजातियों पर भी इन्होंने शोध कार्य किए हैं। और ध्यान रखिएगा बाद में जवाहरलाल नेहरू, है ना, इनको क्या करते हैं, जनजातीय मामलों का सलाहकार भी बना देते हैं। इनकी कई सारी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनकी बुक्स हैं, जैसे इसमें द सहरिया ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। दी सहरिया, दी बेगास या बेगा, है ना, ट्राइबल ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन, ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन, है ना, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द मुडिया एंड देयर घोटुल, है ना, तो ध्यान रखिएगा ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है कि जनजातियों में प्रचलित घोटुल के बारे में किसने बात करी है, तो ध्यान रखिएगा जनजातियों में प्रचलित जो घोटुल की परंपरा है उसके बारे में बैरियल एल्विन ने ही हमें बताया है, तो इन्होंने घोटुल के बारे में भी हमें बताया है। अच्छा, घोटुल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। घोटुल जो है ध्यान रखिएगा गौड़ जनजाति में और माडिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, गौड़ और माडिया जनजाति में प्रचलित है। घोटुल क्या होता है, एक युवागृह होता है ना, जो गांव में बनाया जाता है, बांस या मिट्टी से बनाया जाता है, और इसमें कौन शामिल होते हैं, तो उस गांव के सभी किशोर युवक किशोर युवतियां शामिल होते हैं। ये आपको याद रखना है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर ये कार्य करता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन सेन धुर्वे को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 2020, 2022, 2018, 2016। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2022 में अर्जुन सेन धुर्वे को, है ना, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब अर्जुन सेन धुर्वे, ध्यान रखिएगा दो चीजें याद रखना है ना, किस जिले के हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका संबंध डिंडोरी जिले से है, और दूसरा ये परधोनी नृत्यकार है ना, तो बैगा जनजाति में परधोनी नृत्य होता है, तो परधोनी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और बैगा जनजाति से संबंधित है। ये तीनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2022 में पद्मश्री मिला, डिंडोरी जिले से संबंधित है, परधोनी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और बैगा जनजाति के हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में पद्मश्री से सम्मानित जोधिया बाई किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, बड़वानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, है ना, जोधिया बाई का संबंध उमरिया जिले से है। और ध्यान रखिएगा जोधिया बाई कौन है? बैगा जनजाति से संबंधित है और ये बैगा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बैगा चित्रकारी, ध्यान रखिएगा बैगा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नागमोरी कहाँ पहनने जाने वाला आभूषण है और किससे बनता है ना? गले में सोने से बनता है, पैरों में चांदी से, नाक में सोने से, बाहें में चांदी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा नागमोरी बैगा जनजाति का एक प्रमुख आभूषण है, ये बाहें में पहना जाता है और चांदी से बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को लोक नृत्य का राजा कहा जाता है? ऑप्शन है रीना नृत्य, कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, भडोनी नृत्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। ध्यान रखिएगा कर्मा नृत्य को लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। अब कर्मा की बात करें तो ध्यान रखिएगा बैगा जनजाति में भी प्रचलित है और साथ ही साथ यह गौड़ जनजाति में भी प्रचलित है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये विजयादशमी से लेकर वर्षा ऋतु के पहले मनाया जाता है और इसमें माद्रा, तो माद्रा की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। तो माद्रा एक वाद्य यंत्र है जिसकी थाप पर ही यह नृत्य किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी रीना नृत्य ध्यान रखिएगा ये गौड़ जनजाति में प्रचलित है। सैला, है ना, आपका ये बैगा में है, भडोनी भी बैगा जनजाति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नृत्य को अन्य नृत्यों का द्वार कहा जाता है ना, जहां से अन्य नृत्य निकले हैं? ऑप्शन है दादरिया नृत्य, परधोनी नृत्य, बिल्मा नृत्य, झरपट नृत्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, दादरिया नृत्य को अन्य नृत्यों का द्वार माना जाता है बैगा जनजाति में। ध्यान रखिएगा दादरिया जो नृत्य है ना, ये दशहरे के समय होता है, दशहरे के समय होता है ना, इसलिए इसको दशहरा नृत्य भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दशहरा नृत्य या दादरिया नृत्य एक ही है, दशहरे के समय होता है। बाकी परधोनी, है ना, हमने बात कर चुके हैं, ये विवाह के आवागमन के समय किया जाता है ना, विवाह की समाप्ति के बाद विदाई के समय बिल्मा नृत्य किया जाता है। झरपट नृत्य जो है ना, ये कर्मा नृत्य का ही एक प्रकार माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ट्राइबल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक स्टडी ऑफ बैगा पुस्तक के लेखक हैं, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन है दयाशंकर नाग, बैरियर एल्विन, हीरालाल, डाम मोरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा?
दयाशंकर नाग। तो इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक, जैसे बैरियर एलिमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता ही चुका है। द बेगा, द सहरिया ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एलिमेंट है। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक द मुडिया एंड देयर घोटुल, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है वेरियर एलिमेंट की। बाकी हीरालाल जी की है ना ट्राइबल्स एंड कस्टम्स, और डाम मोरिस की है आंसर्ड बाय फ्लूइड्स, है ना, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषण किस जनजाति में है? बैगा, सहरिया, भारिया, कोरकू। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। सहरिया जनजाति में सर्वाधिक कुपोषण देखने को मिलता है ना। और ध्यान रखिएगा, जो सहरिया जनजाति है तो ये कहाँ पर पाई जाती है? चंबल क्षेत्र में है। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, इस क्षेत्रों में सहरिया जनजाति पाई जाती है। और सबसे ज्यादा कुपोषण यदि हम चंबल क्षेत्र के जिलों में देखें तो श्योपुर में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, श्योपुर में सर्वाधिक कुपोषण, है ना, हमें देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, बाकी बैगा, बैगा कहाँ पाए जाते हैं तो हमने अभी बात करी थी, है ना, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में। भारिया जनजाति ये मुख्य रूप से, है ना, आप ध्यान रखिएगा, जबलपुर और छिंदवाड़ा में, है ना, भारिया जनजाति है, जबलपुर और छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में एक जगह है ना, पातालकोट, है ना, तो वो भारिया जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। और कोरकू जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण में, अगर हम देखें तो सिवनी है, बैतूल है, हरदा है, इन जिलों में पाई जाती है कोरकू जाति। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, सहरिया जनजाति को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? सेरिया, राउत, भीलों के छोटे भाई, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। सेरिया भी कहा गया है, राउत भी कहा गया है, भीलों के छोटे भाई भी कहा गया है, किसे? सहरिया जनजाति को। एक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, भीलों के छोटे भाई कौन है? तो सहरिया है ना, ये आपको याद रखना है। बाकी सहरिया मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जाति में शामिल है। सहरिया जनजाति से संबंधित सही मिलान नहीं है ना। सहराना निवास स्थान, पटेल मुखिया, बंगला मकानों के मध्य का स्थान, भोपा प्रशासक। तो क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, है ना। ध्यान रखिएगा, भोपा जो होता है वो तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले व्यक्ति को ही सहरिया जनजाति में भोपा कहा जाता है। बाकी सहरिया का निवास स्थान सहराना कहलाता है, ये बिल्कुल सही है ना। पटेल गांव का मुखिया होता है, बंगला गांव के मध्य का निवास स्थान माना जाता है ना। तो ये डी सही नहीं था। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन है, स्वयं को विश्वामित्र का वंशज मानती है, वाल्मीकि को पितृ पुरुष मानते हैं, माँ पार्वती को सबसे बड़ी देवी मानते हैं, नाट्य विधा को रागनी कहा जाता है। क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, माँ पार्वती को नहीं, ये माता सीता को, ध्यान रखिएगा, माता सीता को ये सबसे बड़ी देवी मानते हैं सहरिया। बाकी बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है ना, क्वेश्चन फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि सहरिया विश्वामित्र के वंशज मानते हैं स्वयं को, वाल्मीकि जी को अपना पितृपुरुष मानते हैं, और चूंकि इनमें लोक कथाओं नाट्य की बड़ी अच्छी परंपरा है ना, तो इनकी नाट्य प्रथा को रागनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, पहचान करें। स्वयं को, ये रिपीट हो गया है। अगला बढ़ते हैं, दुलदुल घोड़ी नामक विवाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया, भारिया, बैगा, गोंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, है ना, सहरिया जनजाति में दुलदुल घोड़ी प्रसिद्ध है। भारिया भारिया की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, भड़म इनका प्रमुख है नृत्य है, भड़म। और एक और इनका प्रमुख नृत्य है सैतम, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भड़म और सैतम किसका है? भारिया का है। बैगा की बात करें तो इनका कर्मा है, कर्मा नृत्य है ना, गौंड। इनका एक है आपका गोचो, गोचो, है ना, गोचो भी नृत्य है, गेंडी, गेंडी भी नृत्य है। तो कर्मा, गोचो, गेंडी, है ना, बैगा के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। और माफ करिएगा, बैगा के परधोनी है, परधोनी, कर्मा, कर्मा और बिलमा, बिलमा। ठीक है, ये तीन नृत्य बैगा जनजाति के हैं। और गौंड जनजाति के प्रमुख नृत्यों की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना है आपको, इनका भी नृत्य महत्वपूर्ण है, कर्मा, है ना, गोचो और गेंडी, ये इनके महत्वपूर्ण नृत्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तेजा जी कथा का गायन होता है, भूमिया देव गांव के रक्षक देवता हैं, वनोपज संग्रह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तुगलकनामा में सहरिया जनजाति का उल्लेख है। तो क्या सही नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, तुगलकनामा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आईने अकबरी। तो ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी, है ना,
अकबरी। और ये पुस्तक किसने लिखी है ना, अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल। और अबुल फजल कौन थे, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने आईने अकबरी में सहरिया जनजाति के बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तेजाजी कथा का गायन होता है, ये बिल्कुल सही बात है। सहरिया में भूमिया देव गांव की भूमि के रक्षक माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सहरिया जनजाति मूल रूप से वन उपज है ना संग्रह का काम करती है, जड़ी बूटियों का इन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में लड़की के विवाह को शुभ माना जाता है ना। ऑप्शन है सहरिया, भारिया, बैगा, गौंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, सहरिया जनजाति में ना लड़की के विवाह को शुभ अच्छा माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति का संग्रहालय किस जिले में है, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, भिंड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शिवपुर जिले में सहरिया जनजाति का संग्रहालय स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति की भाषा को किस नाम से जाना जाता है, मुंडारी, बैगानी, सौर, संभार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, सहरिया जनजाति की जो भाषा है वो मुंडारी कहलाती है। बैगानी है ना, बैगा जनजाति की भाषा है, ध्यान रखिएगा। और सौर और संवार है ना, ये सहरिया जाति के ही उपजातियां हैं, उपजाति है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति में फेरी है ना, दत्तुकूट, गुण इत्यादि शब्द का संबंध है ना, प्रशासन से, न्याय व्यवस्था से, पहेलियों से, आभूषण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, पहेलियों से। ध्यान रखिएगा, सहरिया जनजाति कथावाचक पहेलियों है ना के माध्यम से अपना मनोरंजन करती है। पहेलियां इनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। तो फेरी, दत्तुकूट और गुण ये अलग अलग पहेलियों की अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए, जो सामान्य तरीके की पहेलियां होती हैं उनके लिए हम ना फेरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो दत्तुकूट का मतलब होता है आधुनिक समय में जो भी संस्कृति का चलन हो रहा है उसके माध्यम से जो पहेलियां पूछी जाती हैं वो दत्तुकूट कहलाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानती है। ऑप्शन है सहरिया, भारिया, बैगा, गौंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारिया जनजाति राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानती है ना। तो मध्य प्रदेश की विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों में है ना 3 जनजातियां आती हैं, सहरिया, बैगा और भारिया। तो आपको भारिया के बारे में याद रखना है। अच्छा, भारियाओं का जो मूल निवास स्थान है ध्यान रखिएगा वो पातालकोट है, पातालकोट। ठीक है, इसे आपको याद रखना है ना। तो ये छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा। तो पातालकोट की भारिया ही कहा जाता है। और दूसरा प्रमुख स्थान इनका कौन सा है, जबलपुर है। तो ये 2 जिले भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति की उपजाति नहीं है ना, भुजिया, पंडो, भुईहार और खुटिया पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। खुटिया पटेल का संबंध जो है वो सहरिया जनजाति से है, सहरिया है ना। और बाकी की ये 2-3 है ना, ये बिल्कुल भारिया जनजाति की उपजातियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति में ढाना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है निवास स्थान, प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक पर्व, गीत संगीत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा है ना। ढाना का मतलब क्या होता है, निवास स्थान होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारिया प्रदेश की किन जातियों में टोटमवाद का प्रचलन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश की किन जातियों में टोटमवाद का प्रचलन है। ऑप्शन है भारिया, कोरकू, दोनों, सहरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखने का महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारिया जनजाति में भी टोटमवाद है, कोरकू जनजाति में भी टोटमवाद का प्रचलन है। अच्छा, ध्यान रखिए, अगर पूछ लिया जाए इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा टोटमवाद का प्रचलन किसमें है, तो फिर आपको आंसर लगाना पड़ेगा कोरकू। टोटमवाद क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनको देखकर सही गलत है ना के बारे में बता सकते हैं, या फिर जैसे कुछ ऐसे सरोवर होते हैं है ना, कुछ ऐसे पक्षी पशु होते हैं है ना, कि उनसे हम फिर अपनी एक विचारधारा को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि कौआ यदि है ना घर के ऊपर आके काव काव करता है तो मतलब उस दिन है ना किसी का आगमन होता है। तो ऐसी कई सारी प्रथाएं, परंपराएं है ना, विभिन्न जाति उपजाति से संबंधित है ना, पशु से संबंधित हम मना लेते हैं, उसी को कहते हैं टोटमवाद। तो कोरकू और भारिया जनजाति में है ना टोटमवाद का ज्यादा प्रचलन देखा गया है। आगे बात करते हैं, भारिया जनजाति के संबंध में असत्य कथन कौन सा होगा। समाज के मुखिया को पटेल कहते हैं, ढाइया है ना या दहिया नामक कृषि का प्रचलन है, जंगलियों को जंगली कहा गया है, गोंडों को अपना छोटा भाई मानते हैं। तो क्या सही नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, ये गोंडों को अपना बड़ा भाई, अग्रज मानते हैं है ना कि छोटा भाई। तो बड़ा भाई मानते हैं है ना, ये आपको याद रखना है। और बाकी बिल्कुल सही है, भारिया जनजाति के जो मुखिया है वो पटेल कहलाता है। इनमें जो कृषि की जाति है इसको ढैया या दैया कहा जाता है,
और इन्हें 1981 की जनगणना के अंतर्गत है ना जंगलियों को जंगली कहा गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन में 3 विवाह होते हैं, है ना? भारिया, कोरकू, कोल, सहरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा भारिया। ध्यान रखिएगा, भारिया जनजाति मान्यता है कि एक व्यक्ति के जीवन में 3 विवाह होते हैं। पहला विवाह जो होता है वो जन्म है, तो जन्म के 1 माह में पहला विवाह होता है, दूसरा विवाह विवाह के समय होता है और तीसरा विवाह मृत्यु के समय होता है, ऐसी मान्यता मानी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। भारिया जनजाति में प्रचलित नृत्य नहीं है, भड़म, सैतम, अहिराई, चटकोरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चटकोरा नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है, बाकी बिल्कुल भड़म, सैतम और अहिराई ये तीनों नृत्य भारिया जनजाति के हैं। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का है, ध्यान रखिएगा, कोरकू जनजाति का नृत्य चटकोरा। अगर हम कोरकू के बारे में बात करें तो इनके कुछ और नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना? तो एक थापटी, थापटी नृत्य भी कोरकू जनजाति का है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ, थापटी नृत्य कोरकू जनजाति का है। दूसरा है खम्ब स्वांग, खम्ब स्वांग, और एक और महत्वपूर्ण है ढांडला, ढांढेला। तो ये 3 नृत्य है ना, और चटकुरा, ये 4 नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारिया जनजाति से संबंधित त्योहार नहीं है ना? ऑप्शन है बिदरी पूजा, नवाखानी, जावरा, तेजा नवमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तेजा नवमी जो है ना, ध्यान रखिएगा, ये सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति में प्रचलित है। बाकी बिदरी पूजा, नवाखानी और जावरा है ना, जो नवरात्रि के समय होता है, बिदरी अनाज के बोने से पूर्व होता है, प्रथम फसल की पूजा में नवाखानी त्योहार होता है। तो ये तीनों ही त्योहार भारिया जनजाति में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। बैगा जनजाति में की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? ऑप्शन है मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, मंडला। तो मंडला जिले में सबसे ज्यादा बैगा जनजाति पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति के गांव गोलाकार रूप में बसे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन गांवों को क्या कहा जाता है ना? टोला या पूर्वा, ढाना, कू, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, है ना? इनको क्या कहा जाता है? टोला या पूर्वा कहा जाता है। बाकी कू ये भीलों का निवास स्थान होता है, इसे भी आपको याद रखना है। और ढाना जो है ये भारिया से संबंधित है ना? और कू किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति में प्रसिद्ध विवाह है, चढ़ विवाह, पैठल विवाह, लामसेना विवाह, है ना, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर डी आ जाएगा। चढ़ विवाह, पैठल विवाह और लामसेना विवाह, ये तीनों ही विवाह बैगा जनजाति में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और आता है, ये जो लामसेना विवाह है, लामसेना या लामसेना, लामसेना विवाह जो है, इसको सेवा विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा विवाह भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये बैगा में तो प्रचलित है और साथ ही साथ गौड़ जनजाति में भी प्रचलित है। और इसके अंतर्गत है ना, लड़का है ना, लड़की के घर में अपनी सेवाएं देता है ना, कार्य करता है और ससुर को खुश करने की कोशिश करता है। 1 वर्ष में है ना, ससुर फिर है ना लड़के का विवाह लड़की के साथ कर देता है। और कई बार अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो ये 5 से 6 वर्ष की अवधि भी होती है ना, विवाह के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।